मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स और इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। तो 4 ही क्वेश्चन है इसमें। पहला इसमें दिया है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। सेकंड है टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। थर्ड है न्यूटन्स लॉ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। एंड फोर्थ वन इज फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक का अर्थ, गतिविधियों के प्रकार, न्यूटन की गति के नियम तथा खेलों में इसका प्रयोग, और चौथा क्वेश्चन है घर्षण तथा खेल। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बायोमैकेनिक्स क्या है। बायोमैकेनिक एक ग्रीक शब्द है, बायो तथा मैकेनिक शब्द से मिल के बना है। बायो का शब्द जीवित वस्तुएं, मैकेनिक का अर्थ भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र अर्थात शक्तियां जो शारीरिक गतिविधियों से संबंधित हैं। आजकल बायोमैकेनिक्स खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सुधारने में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि अध्यापकों व प्रशिक्षकों को जीव यांत्रिकी यानी बायोमैकेनिक्स की उचित ज्ञान न हो तो वह विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जैसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनको उनके मान लो मुझे आप लोगों को शॉटपुट सिखाना है, तो कुछ सीमा पे जाके बच्चों की आगे परफॉर्मेंस रुक जाती है। कोई बच्चा जाके 28 फीट पे रुक जाएगा, कोई 29 पे रुक जाएगा, उससे आगे नहीं जा रहा है। तो उससे आगे जाने के लिए या क्या करना पड़ेगा, या तो हमें अपनी तकनीक को सुधारना पड़ेगा, या फोर्स किस दिशा में लगाई जाए है, या हमारे को उसके फेंकने के स्टाइल जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंतर्गत आएंगी बायोमैकेनिक्स के अंदर। तो इसकी जो परिभाषाएं हैं, ये 1 नंबर की परिभाषा आ सकती है dictionary.com के अनुसार। जीव यांत्रिकी जीवित शारीरिक पर बाहरी तथा आंतरिक शक्तियों के कार्यों का अध्ययन है। जीव यांत्रिकी एक ऐसा उपविषय है जो शारीरिक गतिविधियों तथा शारीरिक गतिविधियों के आंतरिक तथा बाह्य कारणों के अध्ययन के लिए मैकेनिक्स तथा भौतिक विज्ञान के नियमों का प्रयोग करता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि जीव यांत्रिकी जीवित प्राणियों में शक्तियों तथा शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन है। थ्रो, शॉट पुट, जंप में भी यही है। अब जब हम लॉन्ग जंप करते हैं तो कोई बच्चा जो है वो 21 फीट लगा रहा है, कोई 18 पे, कोई 14 पे, कोई 16 पे, कई 10 पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनके स्टाइल में या उनके मैकेनिज्म में ये कमियां होती हैं, और ये प्रैक्टिस के दौरान ख़त्म होती हैं, और उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग नई टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं सिखाने के लिए। तो अभी इसमें पहले इसमें जैव यांत्रिकी में इसके 3 पार्ट इन्होंने दिखाए हैं। उसके बाद आ रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। तो इसमें ये हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक्स, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज और डेवलपमेंट ऑफ बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है टाइप ऑफ मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन। गतिविधियों के प्रकार, मोड़, विस्तारण, मध्यवर्ती रेखा के प्रति, मध्यवर्ती रेखा से परे गति, मध्यवर्ती रेखा की ओर गति।
गतिविधियों की निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी इसमें कौन सी रखी है उन्होंने, मोड तथा विस्तारण, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। और सेकंड रखी है अबडक्शन एंड अडक्शन, मध्यवर्ती रेखा से परे तथा मध्य रेखा की ओर। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक या 2 नंबर का सबसे छोटा क्वेश्चन है, तो कोई इसमें कोई ज्यादा मोड तथा विस्तारण क्या है, ये गतिविधियां जो समांतर तल्य सतह तथा सामने की ओर क्षैतिज अक्ष के चारों ओर होती हैं, उन्हें मोड तथा विस्तारण कहा जाता है। और उसके बाद ये मोड़ना जो है, एक व्यक्ति जब अपना घुटना मोड़ता है तो उसकी जांघ की हड्डी तथा ऊपरी टांग और टिबिया अथवा टांग के निचले भाग के बीच का कोण घट जाता है। पार्श्व मोड़ मेरुदंड गर्दन का एक तरफ झुकना होता है। विस्तारण उसका दिया है, यह मोड़ने के विपरीत है। जब एक व्यक्ति घुटने के मोड़ को फैलाता है तो ऊपरी और निचली टांग के बीच का कोण बढ़ जाता है। इसका उदाहरण भी दिया है, ट्राइसेप और प्रेस डाउन। ठीक है, ऐसे ही मध्यवर्ती रेखा की ओर गति अडक्शन जो है शरीर के केंद्र की ओर तथा विपरीत दिशा में गति की मध्यवर्ती रेखा की ओर गति को जानते हैं। और मध्यवर्ती रेखा से परे की गति जो है वो अबडक्शन के रूप में यह शरीर के केंद्र से पार्श्व की ओर से गुजरती है। तो ये बहुत एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा ये अगर आया तो, क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस लेसन का, एक तो ये है थर्ड और एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, न्यूटन की गति के नियम तथा खेलों में इनका प्रयोग। और नेक्स्ट है इससे, पहले इसके बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ, इसमें जड़ता का नियम होता है, यानी जो भी चीज जिस भी रूप में जहाँ पड़ी है वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगाई जाए। मान लो एक बॉल पड़ी है, या तो मैं उसको उठा के फेंकूंगा तब वो गति में आएगी, या मैं उसको हिट करूंगा किसी बैट से, हॉकी से, तब वो गति में आएगी, या मैं उसको ठोकर लगाऊंगा तब गति में आएगी। तो ये जड़ता का नियम है। ठीक है, एक फेंकी गई गेंद, अच्छा अब इसका उदाहरण क्या लिया है उन्होंने, एक फेंकी गई गेंद हमेशा सीधी रेखा में गति नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर 2 बाह्य बल जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। या तो वो दोनों बाह्य बल कौन से हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल है और हवा का दबाव है। जहाँ पे ये दोनों चीजें नहीं होती तो वहाँ क्या होती हैं कि वो चीजें तैरती रहती हैं। मान लो जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है अंतरिक्ष में, और वहाँ जाके हम कोई चीज छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिरेगी ही नहीं, वो वहीं तैरती रहेगी, वहीं लटकती रहेगी, वहाँ कोई फोर्स काम नहीं आएगी। तो ये उसके साथ गेम में भी उपयोग होती हैं ये चीजें। न्यूटन का उसके बाद सेकंड नियम, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत क्या है, यह गति का दूसरा नियम है। ये इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उस बल के समानुपाती होता है जिसमें यह गति उत्पन्न हो रही होती है, तथा इसके सार जो है वो नजर आते हैं। व्याख्या क्या है, यह सिद्धांत दर्शाता है कि दिए गए निश्चित रूप में निश्चित गति अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है। यदि यह खिड़की, अब हम यह देखें, अगर यदि हम खिड़की के शीशे पर गोली दागते हैं तो गोली जो है वो शीशे के पार हो जाएगी। और यही जब अगर हम कोई शीशे के ऊपर कोई पत्थर फेंकते हैं तो शीशा टूट जाएगा और पत्थर वापस गिर जाएगा। इससे ये प्रूफ होता है कि जो बुलेट है या गोली है उसकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और पत्थर की उतनी तीव्र नहीं होती है। तो
और गति का दूसरा नियम सिद्धांत जो है वो रिले दौड़ के लिए भी उसमें प्रयोग होता है, जहाँ पे हम बैटन एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही गति का तीसरा नियम है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य समान तथा विपरीत क्रिया होती है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना। ठीक है, इसमें खेलों का प्रयोग क्या है? शूटिंग में जब एक पिस्तौल से गोली चलाई जाती है तो जैसे ही बुलेट गोली में से निकलती है तो जो बंदूक है वो एक झटका देती है, उसको कंधे पे इसीलिए टिकाते हैं और वो कंधे के बड़ी जोर से झटका देती है। तो जिनको पता होता है वो तो पहले से अलर्ट लेके इसको चलाते हैं, और अगर किसी अननोन को बंदूक दे दी जाए और उसको बोला जाए कि दबाओ, तो वो झटका कई बार इतना ज़बरदस्त होता है कि कंधे पे चोट लगने की संभावना बनी रहती है। ऐसे ही गोली को चलाते वक्त भी जो पिस्टल है वो भी हाथ को पीछे की ओर झटका देती है। तो ऐसे ही जैसे हम जब ज़मीन पे चलते हैं, हम पैरों से ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं और इसके विपरीत ज़मीन हमें आगे की ओर धकेलती है। तो ऐसे ही है ये, आप लोग इनको देखोगे तो बड़ा आपको ठीक लगेगा। आगे इसमें घर्षण के हैं, तो ये घर्षण भी अब आगे दो प्रकार का दिखाया हुआ है, बताया, स्थितिज स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। जब किसी वस्तु के ऊपर गति करने का प्रयास किया जाता है किंतु वास्तविक गति अभी आरंभ नहीं हुई होती है, परस्पर विरोध उत्पन्न होता है, उसे स्थितिज घर्षण कहते हैं। और गतिज घर्षण कौन सा होता है? जो दो गतिशील वस्तुओं के बीच में होता है। ठीक है, तो ये भी है घर्षण। अगर मान लो घर्षण कम हो तो स्पीड, घर्षण ना हो तो स्पीड ज़्यादा बनी रहती है। अगर मान लो कोई चीज़, अब मान लो एक बॉल ज़मीन में रोल होते हुए, ज़मीन के साथ टच होते हुए कहीं जा रही है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और अगर वो हवा में है तो उसकी स्पीड तेज बनी रहेगी। जैसे मान लो हम कोई चौका, या इसकी तुलना चौके या छक्के से कर सकते हैं। अगर चौका मारा है क्रिकेटर ने तो उसकी वजह यही है कि वो ज़मीन के साथ घर्षण करती हुई जब बॉल आगे बढ़ती है तो वो घर्षण जो है उसकी स्पीड को कम कर देता है। और कई बार अगर मान लो ग्राउंड, तो वहाँ जब वो टप्पा लगेगा तो घर्षण बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा उसका, वो घर्षण जो है उसकी स्पीड को बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। बॉल वहाँ जंप खाएगी ही नहीं और रोल करती हुई धीरे धीरे रुक जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग इनको देखोगे तो बड़ा आपको समझ भी आ जाएगा और कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।